हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर जो हमारे सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और आगे जोड़ रखा है उसकी देवनागरी लिपि। तो इस क्लास के अंदर हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में और जो देवनागरी लिपि है उसके बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद में जो एक अगली क्लास होगी जिसके अंदर इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो यानी इनको हम दो क्लास के अंदर अच्छे से देखेंगे, और इनमें से एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में जहां पर भी ये टॉपिक दे रखा है उसमें दो क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं। और इतना छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और दो क्वेश्चन का मतलब होता है दो और दो चार नंबर होते हैं, और एग्जाम में चार नंबर मायने रखता है। चार जो पॉइंट होते हैं ना वही मायने रखता है, तो चार नंबर तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, और जितना जो मैं बताऊंगा उसको अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो कहीं भी किसी भी गाइड पे किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे जो हमारे हिंदी से संबंधित है। काफी कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में कोई एक आध जो टॉपिक बचे हैं जो व्याकरण के है, जो पर्यायवाची शब्द वाले, विलोम शब्द वाले, अनेकार्थी शब्द वाले, मुहावरे, ऐसे टॉपिक है। बाकी जो समझाने वाली चीजें थी वो लगभग मैंने मेरे चैनल पे अच्छे से करवा दी है। इस जो ये वीडियो इसके बाद में हम एक बार सिलेबस का एनालिसिस करेंगे, सिलेबस में देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं वो बाकी रही है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। पीछे की जितनी भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, और चाहे नवोदय, टीजीटी, पीजीटी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपकी हिंदी भाषा है, तो वो सारी वीडियो एक फर्स्ट ग्रेड के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आप कंटिन्यू उसको वॉच कर सकते हो। सभी एग्जाम के लिए वो समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सभी जगह लागू होता है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ो चाहे वो सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ो। व्याकरण है वही सेम रहेगी, काव्य शास्त्र है वही सेम रहेगा। तो आप अकेले फर्स्ट ग्रेड की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए उसको आप जरूर देखिए। बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यानी जो हमारी हिंदी भाषा है वो यहाँ तक कैसे पहुंची। जब अब वर्तमान में हम जो हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो ये हिंदी भाषा है वो शुरुआत से लेकर यहाँ तक कैसे पहुंची, ये बात है इसके अंदर। तो हिंदी शब्द की बात करें तो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि जब हम हिंदी शब्द के बारे में पूछे तो हमारे दिमाग में आता है कि तो हिंदी है तो हिंदी का ही होगा। तो यह ध्यान में रखना है कि हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है, और उर्दू जो शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है। तो दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों ही मोस्ट है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से दिमाग में रखिए। छोटे से क्वेश्चन देखने में छोटे से लगते परंतु ये बहुत जरूरी है। तो हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है और उर्दू है हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। अब जो हिंदी शब्द है वो आया कैसे, तो देखिए जो हमारे सिंधु नदी है, ठीक है, जिस प्रकार जो विदेशी आए तो उन्होंने जो सिंधु नदी है उस सिंधु नदी से आए, तो उन्होंने उस सिंधु नदी को पहले जैसे सिंधु थी उसको फिर उन्होंने हिंदू का, फिर उसको हिंदू का, फिर हिंद, और फिर हिंदी, इस प्रकार करके वहां से जो बोली जाने वाली यानी जो सिंधु जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को उन्होंने फिर जो सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा, फिर वहां रहने वाले जो लोग थे उसको हिंदू कहा, फिर वहां पर जो हिंद जो प्रदेश है और फिर उसकी जो बोलने की वो जो भाषा थी वो हिंदी कहलाई। इस प्रकार हिंदी शब्द है वो हमारे तक यहाँ तक पहुंचा है। आगे देखो, भारत में दो भाषा परिवार की बोलियां हैं, यानी जो हमारा जो भारत है इस भारत के अंदर दो भाषा परिवार है, एक जो आर्य भाषा परिवार है और दूसरा वो द्रविड़ भाषा परिवार है, यानी दो ही भाषा परिवार है। आर्य है वो उत्तर भारत के, यानी जो उत्तर भारत है उस साइड की जो भाषाएं वो हमारे आर्य थे, और द्रविड़ की बात करें तो दक्षिण भारत। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमारे जो भारत है उसके अंदर दो भाषा परिवार है, एक आर्य भाषा परिवार है और एक द्रविड़ भाषा परिवार है। आर्य ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो उत्तर भारत में हो जाएगा और द्रविड़ दक्षिण भारत में हो जाएगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आर्य जो भाषा परिवार है उस आर्य भाषा परिवार में कौन कौन सी जो बोलियां हैं वो आती है, तो देखिए संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी,
नेपाली, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, असमिया, मैथिली, उड़िया, भोजपुरी, मारवाड़ी, गढ़वाली और कोंकणी। ये जो सारी भाषाएं हैं जो अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं, तो ये सारी भाषाएं वो आर्य भाषा परिवार में काउंट की जाती है और इनको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको अच्छे से आपको याद करना है। अब बात करते हैं हम द्रविड़ भाषा परिवार की। तो द्रविड़ भाषा परिवार जो दक्षिण में था उसके अंदर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये भाषाएं वो इसके अंदर आती है। तो इसको आपको ज्यादा ये आप याद कर लीजिए। द्रविड़ भाषा परिवार की आप याद कर लोगे तो पीछे जो बची वो आर्य भाषा परिवार में आ जाएगी। तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम ये जो चार है वो द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल की जाती है। तो आप समझ गए कि भारत के अंदर दो भाषा परिवार है, एक आर्य है और एक द्रविड़ है। आगे देखें। आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन संस्कृत है। यानी जो आर्य भाषाएं जो ऊपर हमने देखी है उन सारी आर्य भाषाओं की जो जननी की बात करें तो वो संस्कृत है। यानी आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन है वो संस्कृत भाषा है और इसका सबसे प्राचीन रूप ऋग्वेद में मिलता है। जो हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो चार वेद है उन चार वेदों में से जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन रूप मिलता है। इन सबसे पहले जो ऋग्वेद है वो लिखा गया तो संस्कृत में वो था, तो ऋग्वेद में मिलता है। संस्कृत को हिंदी की जननी माना गया है। सीधी सी बात है, ऊपर लिखा भी है कि आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन कौन है? संस्कृत है। तो आर्य भाषाओं में संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी नाम आते तो कहने का मतलब हमारी जो हिंदी है उस हिंदी की जननी कौन है? उस हिंदी की जननी है वो संस्कृत है। यानी संस्कृत से हमारी हिंदी भाषा आई है। जिस प्रकार हम तद्भव और तत्सम शब्द पढ़ते हैं तो तद्भव शब्द वो है जो संस्कृत के थे उनको कुछ परिवर्तित करके हमने हिंदी में काम में लिए और तत्सम शब्द वो है जो सेम जैसा संस्कृत में था वैसा का वैसा ही हमने हिंदी में काम में ले लिया। तो संस्कृत से ही हमारी हिंदी का विकास हुआ है। भारतीय आर्य भाषा काल को तीन भागों में बांटा गया है। यानी अब जो भारतीय जो आर्य भाषा काल है हमने देखा कि हमारे हिंदी में दो भाषा परिवार है, एक आर्य भाषा परिवार है और एक द्रविड़ भाषा परिवार है। ठीक है, आर्य और द्रविड़ दो भाषा परिवार हो गए। अब जो आर्य जो भाषा परिवार है उस आर्य भाषा परिवार को तीन कालखंडों में विभाजित किया गया है। उसके तीन कालखंड थे। अब वो तीन काल कौन कौन से थे वो देख लेते हैं अच्छे से। इसको आप अच्छे से टॉपिक को क्लियर करिए, अच्छे से समझिए, आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने वाला है और ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। जितना मैं बताता हूं उतने में आप संतुष्ट हो जाइए और उससे आपका काम हो जाएगा। गाइडों में, किताबों में बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है, वो कंफ्यूजन करता है, फिर ना तो वो याद होता है और फिर हम बोरिंग सा लगता है, फिर छोड़ देते हैं उसको। तो आप ज्यादा कंफ्यूजन मत होइए। तो पहला जो आर्य भाषा परिवार जो आर्य भाषाएं थी तो उसमें थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। फिर है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। एक तो प्राचीन हो गई जो पुरानी थी, एक मध्यकालीन जो बीच की थी और एक जो आधुनिक जिसको हम वर्तमान बोल सकते। तीन भाग इसके किए गए। अब जो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसके अंदर कौन कौन सी आती है? एक तो वैदिक संस्कृत आती है और एक लौकिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत जिस प्रकार वेद लिखे गए थे और लौकिक संस्कृत जो आम भाषाओं जो बोलते थे लोगों में जो प्रचलित थी। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ये दो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा थी पुराने टाइम में। उसके अंदर पुराने टाइम के अंदर कौन सी भाषा चल रही थी? सिर्फ संस्कृत थी। तो संस्कृत के दो रूप थे, एक वैदिक संस्कृत थी और एक लौकिक संस्कृत थी। एक जो वेदों के द्वारा जो उच्च लोग थे, बड़े लोग थे, उनमें जो थी ऋषि मुनियों में, और एक जो आम जनता में थी। ठीक है, वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ इसी काल में लिखी गई। क्योंकि वेद जो चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो वेद और उपनिषद और जो ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो सारे ग्रंथ वो उसी काल में लिखे गए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो कहने का मतलब इनकी सभी की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। वेदों की, उपनिषदों की और ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। रामायण और महाभारत लौकिक संस्कृत में लिखे गए क्योंकि ये जो आम जो लोगों द्वारा लिखे गए थे। तो रामायण और जो महाभारत है वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए और जो ये वेद, उपनिषद और ब्राह्मण जो ये है हमारे वैदिक संस्कृत में लिखे गए। नोट लिखा है, संस्कृत भाषा संयोगात्मक है, ये याद रखना है। ठीक है, संस्कृत भाषा क्या है? संयोगात्मक भाषा है। एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना है। फिर बात करते हैं मध्यकालीन जो भाषा उसकी। तो मध्यकालीन जो भाषा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आगे है इसके।
तो जिस प्रकार जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी उसके अंदर दो हमने काउंट किया था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, उसी प्रकार जो हमारा मध्यकालीन जो भाषा है आर्य भाषा, उसके अंदर तीन भाषाएं हैं। कौन कौन सी है? पाली है, प्राकृत है और अपभ्रंश है। इनका मतलब जो संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, उसके बाद में पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश आई। तो इसका जो समय की बात करें तो 500 ईसा पूर्व है, ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक जो समय था वो हमारा पाली का था। 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, क्योंकि यहाँ पर इससे आगे आएगा, तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत का समय था। फिर 500 ईस्वी से लेकर, यहाँ पर 1000 है, 100 नहीं है, ठीक है, 1000 कर लीजिए, यहाँ पर 1000 ईस्वी तक है, वो हमारा क्या है? अपभ्रंश का काल। समझ में आ गया? यानी जो मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा, उसके अंदर तीन भाषाएं काउंट की गई, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इनको क्रम से आपको याद करना है। यानी हिंदी का विकास कैसे हो रहा है, पहले संस्कृत थी, फिर पाली आई, प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, आगे फिर आएगी। ठीक है, तो अब जो 1 नंबर का जो पाली, उस पाली में क्या है कि पाली मगध प्रदेश की भाषा थी, इसलिए इसे मागधी कहा गया। तो पाली का नाम मागधी भी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पाली का अन्य क्या नाम है? तो यहाँ पर मागधी भाषा है। क्यों है? क्योंकि ये मगध प्रदेश में बोली जाती थी। और बौद्ध साहित्य है, उसकी भाषा भी क्या है? पाली है। बौद्ध साहित्य, वो जितना भी जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया है। बात करते हैं हम दो में, तो पाली के बाद में हमारा प्राकृत आया। तो जैन साहित्य प्राकृत भाषा में, यानी बौद्ध साहित्य वो पाली भाषा में लिखा गया था, और जैन साहित्य है तो वो प्राकृत भाषा में। तो बौद्धों की भाषा पाली थी और जैन जो मुनि है उनकी भाषा प्राकृत थी। प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा भी थी, यानी उस टाइम जो बोलचाल में वो प्राकृत भाषा काम में लेते थे। दूसरी बात, संस्कृत नाटकों के अधम पात्र प्राकृत का प्रयोग करते थे। जो संस्कृत के अधम, जो अधम का मतलब नीच होता है, तो नीचे कैटेगरी के जो संस्कृत नाटकों के जो पात्र थे वो क्या करते थे? प्राकृत भाषा है, अधम पात्र है, वो प्राकृत का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो याद रखना है, पाली है वो बौद्धों की भाषा है और जैनों की भाषा वो प्राकृत है। अब जो हमारे जो प्राकृत है, उस प्राकृत के 5 भेद किए गए। जो प्राकृत भाषा है उसके कितने? 5 भेद किए गए। कौन कौन से? एक तो है शोरसेनी प्राकृत, दूसरा है पेशाची प्राकृत, तीसरा महाराष्ट्री प्राकृत, चौथा है अर्धमागधी प्राकृत और पांचवा है मागधी प्राकृत। ये जो 5 भेद है, पांचों को आपको अच्छे से याद रखना है। प्राकृत भाषा उसके 5 भेद है। अब जो शोरसेनी जो प्राकृत है वो मथुरा और जो सूरसेन प्रदेश था, मथुरा और सूरसेन प्रदेश था, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता था, वहां पर ये बोली जाती थी। इसे मध्य देश की भाषा बोली भी कहते हैं, यानी मध्य देश की बोली भी इसको कहते हैं। पेशाची की बात करें तो ये कश्मीर का जो आसपास का जो एरिया था वहां पर बोली जाती थी, जिसको उत्तर पश्चिम बोलते हैं। क्योंकि कश्मीर है वो उत्तर पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम में हमारी पेशाची बोली जाती थी। महाराष्ट्र वो महाराष्ट्र प्रदेश में था। अर्धमागधी वो मगध में और मथुरा और सूरसेन प्रदेश में बोली जाती थी। और मागधी है वो पटना और मगध के आसपास बोली जाती थी। तो ये जो जहां जहां इनके क्षेत्र है बोलने का, वो भी आपको अच्छे से दिमाग में सेट करने है, अच्छे से इसको याद करने। प्राकृत भाषा के 5 उपभेद किए गए हैं। तीसरी भाषा की हम बात करें जो हमारा आर्य भाषाओं में जो, तो वो अपभ्रंश था। ठीक है, तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। इसके अलग अलग नाम है। अवहट भी देखने को मिलता है, अवहट मिलता है, अवहत मिलता है, देश भाषा मिलता है, देसी भाषा मिलता है। तो ये सारे जो नाम है वो किसके है? वो अपभ्रंश भाषा के ही है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये है किताब का नाम। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसकी है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की है। इन्होंने अपभ्रंश का जो उद्भव है 700 ईस्वी स्वीकार किया, यानी 700 ईस्वी के लगभग है वो हमारा उद्भव हुआ था। किसका? अपभ्रंश का। ये मानना है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का, जिसका ग्रंथ है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। डॉक्टर जो नामवर सिंह है उन्होंने भी 700 ईस्वी स्वीकार किया है अपभ्रंश का जो उद्भव हुआ था उसका। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी उसने 500 ईस्वी के लगभग स्वीकार किया। तो तीनों जो विद्वान है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो हमारे उदय नारायण तिवारी और नामवर सिंह है उन्होंने 700 ईस्वी के लगभग, और भोलानाथ तिवारी उन्होंने 500 ईस्वी के लगभग अपभ्रंश का उदय माना है। आगे देखो,
आगे हमारा है आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। यानी आधुनिक, आधुनिक का मतलब जो वर्तमान में है, तो वर्तमान में जो आर्य भाषाएं हैं कौन सी, हिंदी है। हिंदी हमारी कहां से आई है, इसी से आई है, अपभ्रंश से, अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी की जननी भी अपभ्रंश ही है। अब हिंदी की जननी संस्कृत है या हिंदी की जननी अपभ्रंश है, भाई कंफ्यूजन होता है ना। तो देखिए हमने देखा कि पहले हमारे जो लौकिक संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत थी, तो संस्कृत पहले थी, संस्कृत पहले थी, संस्कृत से शुरुआत, यानी वो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों रूप में हमने संस्कृत को मान लिया। फिर संस्कृत से हमने आगे आए तो हमारे जो पाली थी, पाली थी, पाली के बाद में हमने प्राकृत को पढ़ा, प्राकृत के बाद में हमने अपभ्रंश को पढ़ा, अपभ्रंश। तो देखिए अब अपभ्रंश के बाद में हमारा आगे है वो हिंदी आएगी। तो हिंदी की जननी अपभ्रंश है, या तो हिंदी की जननी अपभ्रंश है, पर मुख्य रूप से माने तो संस्कृत भी तो इसकी जननी है, क्योंकि संस्कृत से तो धीरे धीरे रूप परिवर्तित होकर यहाँ तक आया है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे बात करें हम, उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूप प्रचलित है। जो हमारा उत्तर भारत है उसके अंदर जो अपभ्रंश है उसके 7 रूप प्रचलित है। जिस प्रकार हमने प्राकृत को जो पीछे देखा था, ठीक है, 5 जो रूप थे, उसी प्रकार जो अपभ्रंश है उसी के भी 7 रूप जो क्षेत्रीय भाषाओं में चलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए 7 रूप की बात करें तो उसमें हमने शौरसेनी जो प्राकृत था, तो शौरसेनी यहाँ पर अपभ्रंश हो गया, पेशाची अपभ्रंश हो गया, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश हो गया, अर्धमागधी अपभ्रंश हो गया और मागधी अपभ्रंश हो गया। 5 तो वो के वही है, 5 तो वो के वही है। फिर यहाँ पर ब्राचड़ है और फिर खस है। तो शौरसेनी जो अपभ्रंश है उसके अंदर कौन कौन सी जो बोलियां शामिल की जाती है, कौन कौन सी भाषाएं शामिल की जाती है। तो देखिए पश्चिमी हिंदी है वो शौरसेनी अपभ्रंश में आता है। इसको आपको पूछा जाएगा, शौरसेनी अपभ्रंश में शामिल नहीं है तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, फिर आगे दे देगा छत्तीसगढ़ी, तो एक नाम अलग दे देगा, वो छांटना होता है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। हम एक क्लास के अंदर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। तो देखो शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती उसको शामिल किया जाता है। फिर हमारा पेशाची अपभ्रंश की बात करें तो उसके अंदर पंजाबी और लहंदा आता है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी आता है। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। मागधी अपभ्रंश में बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया आता है। और ब्राचड़ में सिंधी आता है और खस में पहाड़ी आता है। तो ये सातों के सातों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं हम कालक्रम की। तो हमारा कालक्रम किस प्रकार हुआ कि पहले हमने देखा कि वैदिक संस्कृत था और लौकिक संस्कृत था। इसको हमने जो प्राचीन जो आर्य भाषाएं थी उसमें शामिल किया था। फिर उसके बाद में हमारा पाली आया, फिर प्राकृत आया और फिर अपभ्रंश आया। इसको हमने किसमें शामिल किया था, इसको हमने जो हमारा मध्यकालीन था उसमें। और ये जो हमारा खड़ी बोली है ये आधुनिक है, खड़ी बोली है ये हमारा आधुनिक जो वर्तमान में जो 3 भाग किए गए थे। तो अब देखिए वैदिक संस्कृत का समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। लौकिक संस्कृत का है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। पाली का है वो 500 ईसा पूर्व से 0 ईस्वी तक है। फिर प्राकृत का 0 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। और खड़ी बोली जिसको हम हिंदी बोलते हैं, खड़ी बोली हिंदी है, तो वो 1000 ईस्वी से अब तक है वो हमारी खड़ी बोली हिंदी चल रही है। तो ये कालक्रम है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर वर्तमान तक चला है। अब देखिए अपभ्रंश प्लस खड़ी बोली, अपभ्रंश जो भाषा है उसके साथ में खड़ी बोली मिल जाती है उसको अवहट कहा जाता है। यानी कि अपभ्रंश और खड़ी बोली दोनों का जो मिश्रित रूप है वो है अवहट। वो क्या है, अवहट है। अवहट की, अवहट भाषा की जो प्रमुख जो रचना है वो देख लेते हैं, यानी जो अवहट भाषा में लिखी गई। तो देखिए संदेश रासक अब्दुल रहमान की जो अवहट भाषा में है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका है वो भी हमारे विद्यापति की है। वर्ण रत्नाकर जो ज्योतिश्वर ठाकुर की है, तो ये सारी क्या है अवहट भाषा में लिखी गई है। आगे देखिए उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो दामोदर पांडे की है ये भी अवहट भाषा में है। अब कुछ विद्वान है जिन्होंने इस अवहट भाषा को अलग अलग नामों से पुकारा है।
तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने अवहट को प्राकृत आभास कहा है। सारे क्वेश्चन पूछे गए मोस्ट है, दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने अवहट को पुरानी हिंदी कहा है। विद्यापति ने अवहट को देशील बयीना कहा है। तो ये तीनों जो विद्वान है, इनकी जो पूछी गई परिभाषाएं है ये। हिंदी भाषा की उत्पत्ति शोर से नहीं अपभ्रंश से हुई, क्योंकि हिंदी है उसकी उत्पत्ति है वो किससे हुई है, हमारे अपभ्रंश से हुई है। तो शोर से नहीं, जो अपभ्रंश है उस शोर से नहीं अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति हुई है। अब अवधी भाषा की कुछ रचनाएं वो भी देख लेते हैं। मृगावती है जो हमारे कुतुबन की रचना, जो 1503 ईस्वी में, ये हमारी अवधी भाषा में, ये जो सारी रचनाएं वो अवधी भाषा में है। मधुमालती है वो मंजन की है जो 1545 ईस्वी में। चित्रावली है वो उस्मान की है 1613 ईस्वी में। हंस जवाहिर है वो कासिम शाह की है 1736 ईस्वी में। प्रेम चिंगारी अली शाह की है। पद्मावत जायसी की है 1540 ईस्वी में। माधवानल कामकंदला आलम की रचना 1584 ईस्वी में। इंद्रावती नूर मोहम्मद की है 1744 ईस्वी में। तो सारी ये अवधी भाषा की रचनाएं हैं ये। रामचरितमानस तुलसीदास की 1574 ईस्वी में। ठीक है, तो ये अवधी भाषा की ऊपर वाली है वो अवहट भाषा में थी। अब इनके जो हमारा हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा में जो अलग अलग है उसका रूप पर वो बांटा गया है। तो देखो, हिंदी की 5 तो उपभाषाएं हैं। 5 तो क्या है, उपभाषाएं। और वो जो 5 उपभाषाएं उसके अंदर 17 बोलियां शामिल की गई। 5 उपभाषाओं में 17 बोलियां शामिल की गई है और ये मोस्ट है, ट्यूशन बनते हैं यहां से। पहली की हम बात करें तो देखो, पश्चिमी हिंदी होती है, पूर्वी हिंदी होती है, राजस्थानी है, पहाड़ी है और ये बिहारी। ये हमारी 5 जो उपभाषाएं हो गई हिंदी की। हिंदी की 5 क्या है, उपभाषाएं हो गई। पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई, राजस्थानी हो गई, पहाड़ी हो गई और बिहारी हो गई। अब पश्चिमी हिंदी है, उसके अंदर कौन कौन सी शामिल, खड़ी बोली या कोरवी, यानी खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है। तो खड़ी बोली और कोरवी एक ही है। ब्रजभाषा है, हरियाणवी या बांगरू, हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है, बुंदेली और कन्नौजी। तो कहने का मतलब जो 5 जो है बोलियां वो हमारे पश्चिमी हिंदी में शामिल की जाती है। पूर्वी हिंदी की बात करें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसको मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया, पूर्वी हिंदी अब्ज। पूर्वी हिंदी अब्ज, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इस प्रकार आप 3 शब्द इसके आगे वाले अक्षर पकड़ लीजिए। राजस्थानी में मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। ठीक है, तो मालवी हमारे इधर जैसे जो मालवा प्रदेश है, मध्य प्रदेश के पास वाला झालावाड़ है वैसा। मेवाती हमारे अलवर वाला क्षेत्र, ढूंढाड़ी जयपुर वाला, मारवाड़ी जोधपुर जैसलमेर इधर वाला। तो ये राजस्थानी में आते। पहाड़ी में कुमायूनी और गढ़वाली आता है। बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली, मग में भोज, मग में भोज, इस प्रकार सूत्र बनाया मैंने बिहारी का। मग में भोज का मतलब मगही हो गया, मे का मतलब मैथिली हो गया, भोज का भोजपुरी हो गया। तो ये हमारे 5 जो उपभाषाएं हैं हिंदी की, उसके अंदर 17 बोलियां है। तो 5 बोलियां इसके अंदर हो गई, 3 हमारी इसके अंदर हो गई, 5 3 8 हो गई, 8 4 ये हो गई, 12 हो गई, 12 और 2 ये हो गई, 14 हो गई, और 14 के अंदर 3 ये नीचे वाली हो गई, तो ये 17 हो गई। तो ये 17 बोलियां, इस प्रकार इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। अब है 17 भाषाओं के बोले जाने का क्षेत्र, यानी जो 17 भाषाएं कहां कहां बोली जाती है, ये क्वेश्चन है वो भी पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन अक्सर लोगों के गलत हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र है तो वो इसको अच्छे से याद नहीं कर पाते। आप इसको अच्छे से याद कीजिए। पहले बात करें हम खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देहरादून, रामपुर और मुरादाबाद में बोली जाती है। ब्रज भाषा की बात करें तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, हाथरस, धौलपुर और बरेली में बोली जाती है। क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, बस इसको याद करना पड़ेगा। आप कैसे याद कर पाते हो वो आपको याद करना पड़ेगा। बुंदेली की बात करें, बुंदेलखंड, झांसी, जालौन, सागर, होशंगाबाद, सिवनी, हमीरपुर और ओरछा। हरियाणवी की बात करें तो हरियाणा और दिल्ली में बोली जाती है। 5 नंबर है हमारा कन्नौजी, इटावा, फरुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत और शाहजहांपुर में बोली। अवधी है वो लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, सीतापुर, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, गोंडा, प्रतापगढ़ और फैजाबाद में बोली जाती है।
बघेली है वो, शहडोल, सतना, नागौद, दमोह, बालाघाट, रीवा। छत्तीसगढ़ी रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, नंदगांव, कांकेर, दुर्ग, कोरबा और सरगुजा। 9 नंबर की हमारी है मारवाड़ी। तो मारवाड़ी हमारा राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, मेवाड़, ये किशनगढ़ आते हैं। 10 नंबर है जयपुरी। तो ये पूर्वी राजस्थान का भाग है, जो जयपुर के आसपास का एरिया है। मेवाती उत्तरी राजस्थान का भाग है, जो अलवर भरतपुर के पास वाला जो एरिया वहां पर बोली जाती है। मालवी इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास, उज्जैन, नीमच, दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र, जहां पर ये झालावाड़ ये आते हैं। 13 नंबर है हमारा कुमायूनी, उत्तराखंड का उत्तरांचल का क्षेत्र, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, शिमला, मंडी, चंबा, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र। फिर गढ़वाली है वो उत्तरकाशी, बद्रीनाथ और श्रीनगर में बोली जाती है। भोजपुरी है वो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, बलिया, सारण, चंपारण, शाहबाद। और 16 नंबर में मगही, पटना, गया, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, सारण और पलामू। और 17 नंबर में हमारा है मैथिली, जो दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर और मुजफ्फरपुर यहाँ पर बोली जाती है। तो ये 17 जो बोलियां हैं, इनको आप अलग अलग इनका जो क्षेत्र है इनके नाम देकर अक्सर पूछते हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। आगे देखो, अब बात करते हैं भाषा परिवार की। भाषा परिवार तो विश्व है, उस विश्व में 13 भाषा परिवार है। हमारे विश्व में कितने 13 भाषा परिवार है। उन 13 भाषा परिवारों में भारत में 4 भाषा परिवार चलते हैं। एक तो होता है भारोपीय भाषा परिवार, एक है द्रविड़ भाषा परिवार, एक ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और एक है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ये 4 ही भाषा परिवार हमारे भारत में है 13 में से। तो सबसे ज्यादा वो भारोपीय भाषा परिवार की जो बोलियां जो भाषाएं वो 73% है, द्रविड़ भाषा परिवार की 25% है और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार उसकी 1.30% है और चीनी तिब्बती भाषा परिवार वो 0.70% है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा वो भारोपीय भाषा परिवार है, चलता है हमारे इंडिया में। तो बात सबसे ज्यादा वो चलता है, तो कहने का मतलब ज्यादातर जो भाषाएं वो हमारे किसमें भारोपीय भाषा परिवार में आएगी। तो हिंदी हमारे भारोपीय भाषा परिवार में शामिल है, क्योंकि भारोपीय भाषा परिवार की है। अब शाखा है वो भारतीय ईरानी शाखा है ये, और उपशाखा की बात करें तो भारतीय आर्य शाखा है। एक एक मैंने इसको नोट्स के हिसाब से ले रखा है, तो इसमें मैंने वो पॉइंट लिए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित भाषा रेखता कहलाती है। यानी रेखता भाषा किसे कहते हैं, जिसके अंदर अरबी और फारसी शब्द है वो मिले हुए हो। केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी और उसके अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री हमारे मोदी है, तो मोदी इसके अध्यक्ष है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 1967 ईस्वी में हुई थी। राजभाषा अधिनियम 1963 है, उसके अंदर कुल 9 धाराएं हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 वाला है, उसके अंदर 9 धाराएं हैं, जो 26 जून 1965 को बनाया गया। सरकारी परियोजना में हिंदी व अंग्रेजी दोनों का प्रयोग, यानी इतने जो सुझाव दिया था कि जो सरकारी जो कार्य होता है उसके अंदर हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। राजभाषा अधिनियम 1963 की बात है। फिर है राजभाषा नियम 1976, इसके अंदर कुल 12 नियम है। अब हम बात करते हैं हमारा देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, तो देवनागरी लिपि से पहले जो भाषा है उसे भाषा किसे कहते हैं, कि जो उच्चारण द्वारा ध्वनि संकेतों के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति, जिस प्रकार मैं बोल रहा हूं, तो एक भाषा है, मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूं और आप हिंदी भाषा समझ रहे हो, तो ये जो उच्चारण के द्वारा हम ध्वनि संकेतों के माध्यम से जो भावों की अभिव्यक्ति जो विचार प्रकट करते हैं वो क्या है, एक भाषा है। लिपि की बात करें तो लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचारों की अभिव्यक्ति, जिस प्रकार आपको हिंदी भाषा पढ़ना आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे ये लिखे हुए, तो इनको लिखे हुए को आप पढ़ सकते हो, तो ये लिपि है। ये लिखे हुए जो संकेत है वो लिपि है, और जो मैं बोल रहा हूं वो एक भाषा में आ रहा है। ठीक है, मुख से जो ध्वनित हो रहा है वो भाषा में, और जो लिखे गए है वो लिपि में है। तो लिखित रूप है वो लिपि है, और जो मौखिक रूप है वो भाषा है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी या नागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि या तो नागरी है या उसको देवनागरी कह देते हैं। आगे देख, इसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। भारत में 2 प्राचीन लिपियां थी।
दो प्राचीन लिपियां कौन सी थी? एक तो ब्राह्मी लिपि थी और एक खरोष्टी लिपि थी। तो हिंदी का विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। दो लिपियां थी, एक ब्राह्मी और खरोष्टी। तो हमारी हिंदी भाषा है उसका विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग 8वीं शताब्दी में हुआ था। कहां पे? गुजरात के राष्ट्रकूट नरेश्वर में। यानी जो सर्वप्रथम जो देवनागरी लिपि है उसका प्रयोग 8वीं शताब्दी में जो गुजरात के राष्ट्रकूट जो नरेश थे उन्होंने किया था। हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, इन सभी की लिपि क्या है? देवनागरी। तो हिंदी की, मराठी की, नेपाली की, संस्कृत की, प्राकृत की, इन सभी की लिपि क्या है? देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, अलग अलग है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो इनकी अलग अलग लिपियां हैं। देवनागरी लिपि का विकास उत्तरी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जिस प्रकार दो हमारी लिपियां थी, एक खरोष्टी लिपि थी, एक ब्राह्मी लिपि थी, तो हमारे हिंदी का विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ था। परंतु जो ब्राह्मी लिपि है उसमें भी अलग अलग भाग किए गए। तो जो उत्तरी ब्राह्मी लिपि है उससे हमारे देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अब देवनागरी लिपि में जो सुधार के कुछ प्रयास किए गए वो भी देख लेते हैं। तो काका कालेलकर समिति है जो 1935 ईस्वी में बनी थी, इसने ए की बारकड़ी का सुझाव दिया था। इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार ए, फिर आ, फिर हम ई लिखते हैं तो ई को इस प्रकार मात्रा लगाए, फिर बड़ी ई के इस प्रकार लगाए, फिर ऊ है उसके या नीचे लगाइए, फिर ऊ के इसके बड़ी लगाए, इस प्रकार ये ए की बारकड़ी का सुझाव दिया था काका कालेलकर समिति 1935 में। फिर जो ए की जो बारकड़ी है उस सुझाव को अस्वीकार करने वाले थे डॉक्टर राधाकृष्ण समिति जो 1953 में बनी थी। तो इसको याद ऐसे रखना है कि जैसे 1935 है तो आगे वाली जो 5 ये 35 का नहीं, इसे 5 पहले लिख दो, 3 आगे लिख दो, 53 हो जाएगा, ठीक है। तो 1953 में जो समिति बनी थी जो राधाकृष्ण समिति थी उसने इसको अस्वीकार कर दिया कि जो ए की बारकड़ी है वो भ्रामक है, सही नहीं है, इसको हम नहीं मानते। नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहा जाता है। जो नागरी लिपि है, देवनागरी जो लिपि बोलते हैं उस देवनागरी लिपि को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? नंदी नागरी कहते हैं। पंचम वर्ण है जो हमारे अनुस्वार लगाते हैं जिनके स्थान पे, अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव वो श्याम सुंदर दास ने दिया था। यानी जो पंचम वर्ण के जी जो वर्गीय ध्वनियों के हम अंग जो होते हैं, तो जो वर्गीय ध्वनियां, उन वर्गीय ध्वनियों की जगह हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने पंकज लिखा, एक शब्द पंकज, इसके हमने यहाँ पर लगाया तो इसको हम लिखेंगे तो इसको है ना, जैसे ये जो प है उसके बाद में क जो 5 नंबर की जो क ख ग अंग इस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये अंग होता है, तो इस अंग की जगह हमने क्या लगाया? अनुस्वार लगा लिया। तो ये अनुस्वार जो लगाए तो ये श्याम सुंदर दास ने इसका सुझाव दिया था। फिर होता है नुक्ता लगाने का सुझाव राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र ने दिया था। नुक्ता का मतलब होता है जैसे हमने जो ये क ख ग और ज और फ, ये जो ध्वनियां ना क ख ग ज और फ, इनके नीचे यहाँ पर लगाते हैं ना, यहाँ लगाते हैं ये। तो ये जो नीचे लगाने वाला जो नुक्ता है ना, जो बिंदी लगाते हैं, उस नुक्ते का जो है सुझाव वो शिव प्रसाद सितारेंद्र ने दिया था। तो ये जो देवनागरी लिपि में समय समय पर सुधार होते रहे और आगे भी ऐसे होते रहेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण कुछ जो पॉइंट थे हमारे देवनागरी लिपि से और जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ, तो मैंने सारे जो पॉइंट है वो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होते हैं वो सारे पॉइंट लेने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जो फायदा आपको मिले अपने दोस्तों को भी मिले। अगली जो क्लास है उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे इनसे संबंधित, जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और देवनागरी लिपि है इससे संबंधित। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।